स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th का टॉपिक थर्मोडायनेमिक्स। इससे पहले हमने थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ा था, जहाँ पे हीट क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, किस तरह से हम किसी चीज़ को मेज़र करते हैं, किसी चीज़ की हीट को मेज़र करते हैं। इस बारे में नॉलेज हम लोगों ने गेन की थी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स। ये फिजिक्स की एक बड़ी इंपॉर्टेंट ब्रांच है जिसमें दो वर्ड जुड़े हुए हैं। द वन इज थर्मो, सेकेंड वन इज डायनेमिक्स। लास्ट चैप्टर में हमारी एक बात तो समझ में आ गई थी कि थर्मल वर्ड जो था हमारा वो हीट को रिप्रेजेंट कर रहा था। मतलब यहाँ पे थर्मो वर्ड का कुछ मतलब हीट से जरूर है। सेकेंड थिंग यहाँ पे आ रहा है डायनामिक्स, जो कि हम पूरा एक मोशन को पढ़ के आए हैं, वर्क वगैरह चैप्टर हमने पढ़े वहाँ पे, तो वो सारा आ रहा है डायनामिक्स में। अब यहाँ पे थर्मोडायनामिक्स का मतलब क्या है वो समझते हैं। तो ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of heat, temperature and conversion of heat into other forms of energy mainly it deals with interconversion of heat into mechanical work। तो फिजिक्स की वो ब्रांच जो हीट, टेम्परेचर इनकी स्टडी कराए, प्लस जहां हम पढ़ें हीट का कन्वर्जन अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में। तो ये हम सब जानते हैं कि हीट इज अ काइंड ऑफ एनर्जी। हीट एक तरह की एनर्जी है। अब क्योंकि एनर्जी है अगर, तो वो अलग अलग फॉर्म में चेंज हो सकती है। और हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि वर्क और एनर्जी आपस में रिलेटेड टर्म्स हैं। तो जहां हम स्टडी करें कि हीट को कैसे अलग अलग फॉर्म्स में चेंज कर सकते हैं, कैसे उस हीट की वजह से हम मैकेनिकल वर्क ले सकते हैं, इस ब्रांच को हमने बोला थर्मोडायनेमिक्स। आई थिंक ये बात आप सबको समझ में आई होगी। चलिए इससे बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, और इसके आगे जो टॉपिक है हमारा वो है थर्मोडायनेमिक सिस्टम। अब थर्मोडायनेमिक्स की बात जहां भी होती है तो वहां टॉपिक आता है हमेशा थर्मोडायनेमिक सिस्टम का। अब कॉन्सेप्ट ये है कि ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या है, इसको समझते हैं। अब जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं छोटा सा। फॉर एग्जांपल मेरे पास में एक सिलेंडर है छोटा सा, जिसमें मैंने कोई एक गैस भरी हुई है। सपोज कुछ ऐसे मान लेते हैं, ये एक सिलेंडर है, इसके ऊपर एक पिस्टन लगा है जो मूव कर सकता है। अब जिसको ये नहीं पता कि पिस्टन क्या होता है, उसको मैं समझा देता हूँ पिस्टन क्या है। आप लोगों ने सिरिंज देखी होगी डॉक्टर वाली, जिससे बचपन में बहुत डर लगता था। उस सिरिंज में जो हम सिर्फ खींचते हैं उसमें किसी मेडिसिन को भरने के लिए, तो जब उसे हम खींचते हैं जिस चीज़ को पकड़ के, उसे हम बोलते हैं पिस्टन, जिसे स्लाइड किया जा सकता है। बेसिकली पिस्टन क्या करता है, अगर मैं वहां भी देखूँ तो पिस्टन उसके अंदर का जो वॉल्यूम है उसे बदलता है। या तो पुल आउट कर लें हम, या उसे पुश कर दें अंदर की तरफ, दोनों ही केस में वो वॉल्यूम बदलेगा। पुल आउट करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, अंदर की तरफ स्लाइड कर देंगे तो वॉल्यूम घटेगा। फिलहाल ये एक सिलेंडर है जिसके ऊपर एक पिस्टन लगा हुआ है, और सिलेंडर में कोई गैस कंटेंट है। गैस, पिस्टन और ये पूरा सिलेंडर। अगर मैं यहां देखूं तो मैं इसको जनरल टर्म में अगर बोलूं तो ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स कंटेन है,
और लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल को ये कंटेन करता है किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, पर्टिकुलर प्रेशर पे और किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम पे। तो इसे हम बोलेंगे एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम जो कि हीट के साथ कुछ काम करने के लायक है। अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं तो इसको लिखा जा सकता है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ large number of particles placed at a certain temperature, pressure and volume. So it may be regarded as a thermodynamic system. इसको हम थर्मोडायनेमिक सिस्टम की तरह बोल सकते हैं। चलिए, अब जहां भी सिस्टम वर्ड हमने यूज कर लिया पूरे थर्मोडायनेमिक सिस्टम में, जहां भी हम सिस्टम वर्ड को यूज करेंगे, जहां भी हम सिस्टम वर्ड पढ़ेंगे, वहां सिस्टम के साथ में एक वर्ड और आ जाएगा और वो सेकंड वर्ड होता है सराउंडिंग। इट इज सराउंडिंग। जहां जहां भी सिस्टम है वहां वहां सराउंडिंग जरूर होगी। अब ये सराउंडिंग होती क्या है इसको समझते हैं बड़े अच्छे से हम। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, मेरे पास में एक बोर्ड रखा हुआ है, ऑब्वियसली एक कैमरा भी सामने होगा, मार्कर ले रखा है मैंने अपने पास, रूम में और भी सारी चीजें हैं, ये सब मेरा सराउंडिंग बनाता है। अगर मैं अपनी बॉडी को एक सिस्टम मान लूँ तो दीज ऑल थिंग आर माई सराउंडिंग, जिनका इफेक्ट मुझ पर पड़ेगा, जिन चीजों का इफेक्ट मुझ पर पड़ेगा। तो एंड एवरीथिंग outside the system which has a direct or indirect effect on system is called its surrounding. आई होप ये बात आप सबको समझ आई होगी कि सिस्टम के आउटसाइड सारी चीजें जिसका उस सिस्टम पे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है उसे हम कहते हैं सिस्टम के लिए उसकी सराउंडिंग। आई थिंक यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा, और अगर किसी के माइंड में कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट करें, डेफिनेटली आई विल रिजॉल्व योर क्वेरी। चलिए, तो अब वक्त है इससे आगे बढ़ने का। हमने पढ़ा थर्मोडायनेमिक्स क्या है, हमने पढ़ा थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या है, और थर्मोडायनेमिक सिस्टम के लिए सराउंडिंग क्या है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं ये अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यही चीजें अब इस चैप्टर को आगे चलाएंगी। थर्मोडायनेमिक्स हम जब तक पढ़ेंगे वहां इन चीजों का इफेक्ट पूरे टाइम बना रहेगा, और दोज आर थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। तो हमारे पास तीन क्वांटिटीज ऐसी हैं जिनको हम थर्मोडायनेमिक वेरिएबल के नाम से टर्म करते हैं, और वो क्वांटिटी कौन कौन सी हैं जो कुछ देर पहले हमने थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन, सिस्टम की डेफिनेशन में लिखी थी, वही मैं दोबारा एक बार बनाऊंगा। फिर से ये एक सिलेंडर और पिस्टन का सिस्टम बनाया है मैंने। अगेन वी हैव सम गैस और एनी अदर फ्लूइड। Now we have three things. The one is pressure, second one is its volume, and third one is temperature. तीन चीजें हैं हमारे पास, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। तो यही तीन चीजें, द क्वांटिटी इज लाइक प्रेशर, temperature and volume.
आर नोन एज थर्मोडाइनमिक वेरिएबल। अच्छा, ये जो वेरिएबल है, थर्मोडाइनमिक वेरिएबल है तीनों हमारे पास में, ये काफी हद तक इंटरडिपेंडेंट होते हैं। इंटरडिपेंडेंट कैसे? फॉर एग्जाम्पल, मैं इस पिस्टन को नीचे की तरफ पुश कर दूं, पिस्टन को मैं नीचे पुश करूंगा तो मैंने क्या किया, इसका जो प्रेशर है उसे बढ़ा दिया, डेफिनेटली तभी पुश कर पाऊंगा नीचे। अब प्रेशर बढ़ाने पे जब मैं इसको नीचे पुश कर रहा हूँ, वी ऑल आर अवेयर विद द फैक्ट कि इसमें जो वॉल्यूम है इसका वो रिड्यूस हो जाएगा, डेफिनेटली वॉल्यूम विल रिड्यूस, तभी ये पिस्टन नीचे की तरफ पुश हो पाएगा। और जैसे ही मैं कंप्रेस करूंगा यहाँ पे तो टेम्परेचर भी चेंज होगा। मतलब मैंने एक क्वांटिटी अपनी तरफ से बदली थी, वो था प्रेशर, लेकिन उस प्रेशर के बदलने के साथ साथ टेम्परेचर और वॉल्यूम दोनों बदले। उसी तरह अगर मैं इस सिस्टम को देना स्टार्ट कर दूं हीट, तो क्या होगा यहाँ पे, अब सिस्टम को जैसे मैंने हीट दिया, उसका इमीडिएट इफेक्ट क्या पड़ेगा, टेम्परेचर उसका बढ़ेगा। टेम्परेचर क्यों बढ़ता है कि सिस्टम का हीट देने पे, इसको हम समझ लेते हैं एक बार। इसको समझने के लिए बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अब वो कॉन्सेप्ट क्या है कि जैसे ही मैंने किसी सिस्टम को हीट देना स्टार्ट किया तो उसके जितने भी पार्टिकल हैं जो उस सिस्टम को बनाते हैं, उनका रैंडम मोशन जो हो रहा होता है वो तेज हो जाता है। भाई सिंपल सी बात है, पार्टिकल्स गैस के रैंडम मोशन में होते हैं, रैंडमली मूव करते हैं, ऐसा नहीं है कि पार्टिकल को रेस्ट में हो। लेकिन जैसे ही मैंने हीट देना स्टार्ट किया तो जो काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल्स की वो बढ़ती है, और उस काइनेटिक एनर्जी के साथ में बढ़ता है टेम्परेचर। तो जैसे ही मैं इस सिस्टम को हीट देना स्टार्ट करूंगा, तुरंत इसका टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, और उस बढ़ते हुए टेम्परेचर के साथ ये जो हमारा सिस्टम है ये पुश करेगा इस पिस्टन को अपवर्ड। आप लोगों ने जेम्स वॉट वाली कहानी जरूर सुनी होगी कि कैसे जेम्स वॉट ने एक केतली में उबलते हुए पानी को देखा कि पानी की जो स्टीम है वो केतली के ढक्कन को ऊपर की तरफ पुश कर रही है, और उनके दिमाग में आइडिया आया कि स्टीम इज वेरी मच पावरफुल, और स्टीम इंजन का कहीं ना कहीं जो इनिशियल आइडिया था वो वहीं से बना। वो भी कुछ यही सीन था। स्टीम कैसे बनती है, पानी जब बॉईल होता है, पानी बॉईल ऑब्वियसली कैसे होगा, फ्रिज में रखने से तो होगा नहीं, जरूर मुझे हीट दे रहे होंगे। अब जब मुझे हम हीट दे रहे हैं तो क्या हो रहा है, हीट के साथ साथ टेम्परेचर बढ़ रहा है वाटर का, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, और वो वेपर पुश कर रही है लिड को। यहाँ पे पिस्टन लगाया हुआ है मैंने, तो अगर यहाँ टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये जो पड़ी हुई काइनेटिक एनर्जी है उससे पिस्टन पुश होगा ऊपर की तरफ, और पिस्टन जब ऊपर पुश होगा तो प्रेशर भी उसका चेंज होगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, मैंने हीट दी थी, सपोज मैंने ये बर्नर की हेल्प से यहाँ पे हीट दी थी, उस हीट ने क्या किया, जो के है इन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी वो बढ़ाई, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये ऊपर की तरफ पुश हो जाएगा। आई थिंक ये बात सबको समझ आ रही है। तो एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था कि किस तरह हम किसी एक चीज को बदल के बाकी चीजों को उसके साथ बदल सकते हैं। ये वेरिएबल कुछ इस तरह से एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। आई होप यहां तक के कॉन्सेप्ट में किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं इस कॉन्सेप्ट से। नेक्स्ट टॉपिक हम समझते हैं जो अगला हमारा चैप्टर का है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है थर्मल इक्विलिब्रियम। अब ये क्या चीज है, व्हाट इज थर्मल इक्विलिब्रियम, इससे हम क्या मतलब है, क्या समझते हैं, और ये कैसे फाइंड होता है, ये समझते हैं। तो ये देखो बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल लेके चलता हूँ, तब चीज आप समझ में आएंगी। सपोज एक रूम में हूं मैं, मेरे सामने एक टेबल पड़ी हुई है रूम में, इस टेबल पे एक कप में टी रखी हुई है, और साथ में एक ग्लास में कोल्ड ड्रिंक रखी हुई है। सपोज रूम का टेम्परेचर किसी टाइम 27 डिग्री सेल्सियस था, इट इज रूम टेम्परेचर। जो टी थी मेरे पास में उसका टेम्परेचर सपोज किसी टाइम 90 डिग्री था, 90 डिग्री सेल्सियस था टी का टेम्परेचर, और जो कोल्ड ड्रिंक थी मेरे पास में उसका टेम्परेचर सपोज किसी टाइम पे
10 डिग्री सेल्सियस से। अब एक बहुत छोटी सी चीज है कि ऐसी कंडीशन में चाय ठंडी हो जाएगी, कोल्ड ड्रिंक गर्म हो जाएगी। अब ये क्या सीन आ रहा है, एक ही सराउंडिंग में दो चीजें रखी हैं, एक ठंडी हो रही है और एक गर्म हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? दोनों ही ठंडी या दोनों ही गर्म क्यों नहीं हो रही? तो क्यों नहीं हो रही है समझते हैं। सराउंडिंग हमारी 27 डिग्री सेल्सियस पे है, टी का टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस है। तो जो टी और रूम के लिए जो हीट का फ्लो होगा वो होगा टी से रूम की तरफ। आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीवन। सिमिलरली रूम टेम्परेचर यहाँ भी 27 डिग्री ही है। अब कोल्ड ड्रिंक और रूम के बीच में जो हीट का फ्लो होगा वो किधर होगा? वो होगा रूम से कोल्ड ड्रिंक की तरफ। वो हीट का फ्लो कोल्ड ड्रिंक को गर्म करेगा, ये हीट का फ्लो चाय को ठंडा करेगा। लेकिन अगर मैंने ये बोला कि मेरे पास में एक गिलास पानी और है, सपोज आई हैव अब इस टेबल पे एक गिलास पानी और रखा हुआ है और उसका टेम्परेचर भी 27 डिग्री सेल्सियस था, और उस केस में मैंने टी को भी हटा दिया, टी भी नहीं है अब यहाँ पे, कोल्ड ड्रिंक भी नहीं है अब यहाँ पे, अब यहाँ पे सिर्फ वाटर है और ये सराउंडिंग है रूम टेम्परेचर। अब क्योंकि दोनों 27 डिग्री सेल्सियस पे हैं तो दोनों की अपनी अपनी अकड़ है। रूम कह रहा है मैं तुझे हीट नहीं दूंगा, पानी कह रहा है मैं तुझे हीट नहीं दूंगा। तो क्या होगा? हीट का कोई ट्रांसफर ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि दोनों का टेम्परेचर सेम है। बस ये सीन बन जाता है जाके हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम का। जब दो बॉडीज के बीच किसी भी तरह की हीट का ट्रांसफर होना बंद हो जाए। और अब ये मिलता कैसे है कि जब दोनों का हो सेम टेम्परेचर। हाँ, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है कि हीट का ट्रांसफर होना बंद होने के तो कई मेथड है। मैं हीट का ट्रांसफर बंद होने के लिए कुछ ऐसा सिस्टम बीच में लगा दूं जहां हीट को जो अलाउ ना कर रहा हूं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि कोई बीच में इंसुलेट कवरिंग नहीं है, हीट फ्लो हो सकती है लेकिन फिर भी वो हीट फ्लो नहीं हो रही क्योंकि बीच में टेम्परेचर डिफरेंस ही नहीं है। तो इस केस को हम बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। अगर मैं इसको लैंग्वेज में लिखना चाहूँ तो समझते हैं एक बार लैंग्वेज में कैसे लिखा जाएगा इसको। If two systems are in thermal equilibrium, then no heat will flow between those, and both must have same temperature। अगर दोनों का टेम्परेचर सेम होगा तो ये थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन हमको यहाँ से मिलेगी। आई होप ये बात सबको समझ में आई होगी। चलिए, तो ये केस हो गया हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम का। अब इससे आगे बढ़ते हैं और इसके आगे कुछ बड़े मजेदार टॉपिक हैं जिन्हें हम पढ़ने जा रहे हैं अभी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। अभी थर्मल इक्विलिब्रियम था, अब थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। दोनों में थोड़ा सा अंतर है। थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम,
अभी थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या है इसको समझने के लिए चलिए स्टडी करते हैं थोड़ी सी। भाई देखो, अ सिस्टम is said to be in thermodynamic equilibrium if all the thermodynamic variable describing its state remains constant with time। समझते हैं इस चीज को, ये मैंने लिखा जो लैंग्वेज है पूरी यहाँ पे, इसमें क्या कहना चाहा है ये लाइन समझी जाती है। थर्मोडायनेमिक वेरिएबल जो किसी सिस्टम की स्टेट को डिस्क्राइब कर रहे हो, फॉर एग्जांपल मैंने बताया था अभी आपको, पिस्टन एक ड्रॉ करके, एक सिलेंडर ड्रॉ करके मैंने समझाया था, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, ये तीन जो हमारे थर्मोडायनेमिक वेरिएबल हैं, अगर वो टाइम के साथ कांस्टेंट है, नहीं चेंज आ रहा उसमें कोई, उसकी वैल्यू सेम है हर हमेशा, इन दैट केस हम कहते हैं कि ये पर्टिकुलर सिस्टम थर्मोडायनेमिक वेरिएबल थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। आई थिंक ये बात सबको समझ आई होगी। एक थर्मोडायनेमिक, दोबारा रिपीट करता हूँ एक बार, एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम को रिप्रेजेंट करने वाले वेरिएबल्स अगर टाइम के साथ ना बदलें, टाइम के साथ कांस्टेंट रहें, तो सिस्टम को थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में कहा जाता है। आई थिंक यहां तक सबको ये बात क्लियर हो गई होगी। अगर यहाँ पे कोई डाउट किसी के माइंड में आ रहा है तो वो मुझसे कमेंट में पूछ सकता है। अब आगे बढ़ते हैं और अब हम पढ़ते हैं जाके जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब ये आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि सर हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था, सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था, लेकिन जीरोथ लॉ तो कभी सुना ही नहीं हमने, किसी चीज के लिए जीरोथ लॉ भी होता है। तो अब वो जीरोथ लॉ क्या है और जीरोथ लॉ क्यों है, वो फर्स्ट क्यों नहीं है? भाई जीरो को कह सकते हैं तो फर्स्ट भी कह सकते थे, लेकिन जीरो क्यों बोला समझते हैं। तो देखो भाई, होता क्या है, जीरोथ लॉ नाम देने के पीछे रीजन ये था कि जो फर्स्ट लॉ के नाम से जिस लॉ को पढ़ेंगे वो पहले दे दिया गया था। तो फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ बहुत पहले आ गए थे, लेकिन उसके बाद जो ये लॉ फाइंड किया गया, इस लॉ ने एक बहुत फंडामेंटल क्वांटिटी टेम्परेचर का पूरा आइडिया दे दिया। तो इसको ये माना गया कि इस लॉ को फर्स्ट और सेकंड से पहले रखना चाहिए, अदरवाइज हम टेम्परेचर का एक एग्जैक्ट आइडिया नहीं लगा सकते टेम्परेचर आखिर है क्या। इसलिए इसको हमने फर्स्ट और सेकंड से पहले उठा के रखा, तो आपको जीरो लेना पड़ा। सो इट इज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब ये जीरोथ लॉ क्या है इसको समझते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ कुछ डायग्राम ड्रॉ करूंगा, उसको समझेंगे अच्छे से। ये एक सिस्टम कंटेन करता है, इसके अंदर तीन सिस्टम हम बनाएंगे अभी। ये तीन सिस्टम है, सपोज करो इस तरह से, सी ए बी। आप ए और सी, ए बी और सी के बीच में वॉल देख रहे हैं, ये जो वॉल इसमें शेड कर रहा हूं अभी, ये एक वॉल है जो इन सिस्टम को अलग कर रही है, और इसका नेचर है डायथर्मिक वॉल। डायथर्मिक वॉल का मतलब क्या है, एक ऐसी वॉल, तो यहाँ पे जो डायथर्मिक वॉल है इन सिस्टम्स के बीच में, डायथर्मिक वॉल एक ऐसी वॉल होती है जिसके थ्रू हीट का ट्रांसफर हो सकता है, विच अलाउ हीट टू पास थ्रू इट। अब ए और बी सिस्टम को लेते हैं, इनके बीच में भी एक वॉल है। अब ये वॉल कैसी है, ये वॉल है एडियाबैटिक वॉल। एडियाबैटिक वॉल, एडियाबैटिक वॉल एक ऐसी वॉल होती है जो अपने थ्रू हीट को पास नहीं होने देती। तो एक से कोई हीट बी की तरफ नहीं जाएगी और बी से कोई हीट ए की तरफ नहीं जाएगी, कितना भी टेम्परेचर डिफरेंस क्यों ना हो उन दोनों के बीच। चलिए, अब जीरोथ लॉ क्या बताता है हमारा कि इफ ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम,
with a third system C separately, then A and B will be in thermal equilibrium with each other. यहां हमने क्या देखा, ए और बी दोनों ही सिस्टम सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं। अकॉर्डिंग टू जीरोथ लॉ ये दोनों एक दूसरे के साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। अब अगर ये जो लाइन लिखी है मैंने यहाँ पे, क्या यहाँ से क्या समझ में आता है, यहाँ से ये समझ में आता है कि अगर ए और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, मान लेता हूं मैं कि सी सिस्टम का टेम्परेचर टी सी है, ए का टेम्परेचर टी ए है और बी का टेम्परेचर टी बी है, तो इफ A and C are in thermal equilibrium, then TA is equals to TC. Similarly, if B and C are in thermal equilibrium, then TB is equals to TC. From these two equations, we get the conclusion that TA is equals to TB. यहां हमने क्या समझा, TA और TB आपस में इक्वल हैं अगर सिस्टम A सिस्टम C के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में और सिस्टम B भी सिस्टम C के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो A और B दोनों के टेम्परेचर आपस में बराबर होंगे। तो अगर मैं इस एडियाबैटिक वॉल को यहाँ से हटा भी दूं, अगर मैं इस एडियाबैटिक वॉल को यहाँ से हटा दूं, यहाँ भी डायथर्मिक वॉल लगा दूं, तो भी A से B की तरफ कोई भी हीट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर हुई ये चीज़। अगर किसी बच्चे को इस टॉपिक में कैसा भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में इस टॉपिक को बताएं, अपने डाउट को रखें और मैं नेक्स्ट वीडियो में उस डाउट को डेफिनेटली रिजॉल्व करूंगा। और अब आपसे विदा लेते हैं हम आज के पीरियड को लेके। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और आपके डाउट को समझेंगे और कोई न्यूमेरिकल लेके चलेंगे आगे। तो सी यू इन नेक्स्ट क्लास, मिलते हैं आपसे। आई थिंक तब तक आप लोग पढ़ते रहेंगे, चीज़ों को प्रिपेयर करते रहेंगे। विद बेस्ट विशेस, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।